सबसे पहले इस तरह का जो कोड हमें करना है तो किस तरह से करेंगे, हमने यहाँ पर देखे HTML में सबसे पहले बॉडी में आ गए। उससे पहले देखिए मैंने यहाँ पे quiz.html के नाम से फाइल बनाई हुई है, दूसरी quiz.style.css के नाम से एक फाइल बनाई हुई है, और इस फाइल को यहाँ पे देखिए मैंने लिंक किया हुआ है लिंक के टैग के साथ। ठीक है, ये काम करने के बाद, ये दोनों फाइल्स बनाने के बाद अब आप कोड करेंगे HTML में। सबसे पहले आप हेडर का एलिमेंट यूज कर रहे हैं। हेडर में आप क्या लिख रहे हैं, हेडर और एक IMG करके यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट पे लिख देते हैं राशिद अल हुसैनी लिख दें, कुछ भी लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पर आ गया। यहाँ पर एक इमेज लगाएंगे, जो कि इमेज डिस्प्ले कहां पर होगा, वो इस जगह पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, हमारा लोगो होगा वो। अच्छा, अभी हम नहीं लगा रहे, इमेज का टैग लगाया हुआ। इसके बाद हमने लिखा HTML CSS क्विज़ेस, ये HTML का कोड है, तो ये HTML का कोड आपने यहाँ पे लिख दिया, ये लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। मैं अभी आपको बताऊं कि ये कैसा लिखा हुआ आएगा। ये अभी मैं इस फाइल को थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट करता हूं यहाँ से, और देखें फिर ये ऐसा लिखा हुआ आएगा। देख रहे हैं, ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, इमेज लगाया नहीं तो इमेज की जगह पे ये बना हुआ आ गया, और ये HTML CSS क्विज़ ऐसे लिखा हुआ आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप जाके सेकंड पे इसी हेडर सेक्शन के अंदर लिखेंगे नेव, नेव का एलिमेंट बना रहे हैं, ये भी आपने सीखा है NAV। नेव बनाने के बाद आपने उसके अंदर UL और पूरा नेविगेशन बनाना सीखा था, UL और LI के अंदर 3 आपने इन्फो HTML CSS, और ये कनेक्ट करेंगे हम बाद में हैश के साथ। ये हमने लिंक्स बनाए हुए, ये हमने इंटरलिंक्स बनाए हुए। अभी आप फिलहाल नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा काम, यानी कि क्लिक करने पे हम इस सेक्शन पे पहुंच जाएंगे, इन्फो के सेक्शन पे पहुंच जाएंगे, क्लिक करने पे पेज के अंदर ही लिंक्स काम कर रही हैं, CSS के सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। ये HTML का कोड है, और यहाँ पे नेविगेशन का कोड आपका कंप्लीट हो गया, और ये हेडर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हेडर जब कंप्लीट हो गया, अब मैं यहाँ पे वही जो उसकी फाइल है उसका नाम लिख रहा हूँ, जो हमने रख रखा है quizstyle.css। तो आप देख रहे हैं कि भाई ये ऐसे नजर आ रहा है। ये सर ऐसे कैसे नजर आ रहा है, तो इसके लिए देखिए क्विज स्टाइल में जाएंगे आप। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से बॉडी को डिफाइन करते हैं। बॉडी में बैकग्राउंड कलर हमने कौन सा यूज किया है, लाइट कलर का यूज किया हुआ है। ठीक है, कलर फॉन्ट का कौन सा यूज किया हुआ है, थोड़ा सा ब्लैक से ब्लू कलर, डार्क ब्लू है, और फॉन्ट फैमिली कौन सी, अल्फाबेटिका फॉन्ट की, और मार्जिन सबके 0 कर रखे ताकि सारा का सारा बॉडी यहाँ पे डिफाइन हो जाए। ये पेज की बॉडी आपने डिफाइन कर दी। उसके बाद आपने हेडर सेक्शन को डिफाइन किया, माना हेडर सेक्शन को किसको डिफाइन कर रहे हैं, ये जो हेडर के अंदर आपने डाला था। हेडर सेक्शन क्या है आपका, यहाँ से शुरू हो रहा है। हेडर सेक्शन में एक इमेज लोगो का आ रहा है, एक H1 स्टाइल क्वेस्ट लिखा हुआ है, और पूरा नेविगेशन उसके अंदर है। ये हेडर सेक्शन है। इसको क्या डिफाइन कर रहे हैं आप, इसकी कह रहे हैं विड्थ 100% होगी, तो ये पूरा फैल गया 100% के ऊपर। फिर इसके अंदर हाइट इसकी 50 पिक्सल होगी, वही नेविगेशन वाला कोड है, 50% इसकी हाइट है। बैकग्राउंड कलर इसका वही जो हमने फॉन्ट का कलर रखा हुआ है, इसका वही बैकग्राउंड कलर रखा है इसका। और डिस्प्ले इसको हमने क्या कर दिया, फ्लेक्स। अब जैसे ही फ्लेक्स करेंगे तो इसके अंदर के आइटम को आप इजीली मैनेज कर सकेंगे। अब इसके अंदर के आइटम कौन से, हेडर के अंदर के आइटम आ गए, इमेज, H1, नेव, ये सब इसके अंदर के आइटम है। ठीक है, तो उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं, हमने कहा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन करने के बाद ये सारे इक्वल इक्वल डिवाइड होगा स्पेस के अंदर, इमेज स्पेस, ये स्पेस, और ये तीनों चीजें। यहां पर आपने एक नई चीज सीखी कि अगर हम मेन कंटेनर के अंदर 3 कंटेनर बनाएं, 1, 2 और 3 कंटेनर, और मेन कंटेनर के अंदर जाके डिस्प्ले को फ्लेक्स करें और कहें स्पेस बिटवीन, तो वो तीनों कंटेनर को अलग अलग स्पेस देके इक्वल कर देगा। मतलब अगर ये प्रॉपर्टी हम ना लिखें और अलाइन आइटम सेंटर से, ये ऊपर और नीचे से भी सेंटर में नजर आएंगे। अब ये तीनों प्रॉपर्टी देखें, मैं हटा रहा हूं यहां से, तो अब देखें आपका डेटा कैसे नजर आ रहा है, इमेज, इमेज के नीचे टेक्स्ट, उसके नीचे लिंक्स। और जैसे ही मैं ये तीनों प्रॉपर्टी लगा रहा हूं तो ये तीनों एक तो अलाइन हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, और दूसरा स्पेस इनका इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है इस तरह के नेविगेशंस बनाने के लिए, जो आपका क्लियर हो गया। और टॉप 0 कर रखा है, मतलब टॉप से इसकी जो मार्जिन है वो 0 रख रखे, स्पेसिंग्स जो। ठीक है, हेडर के बाद लोगो की स्पेसिफिकेशन है कि आप इसमें कोई भी लोगो लगाएंगे। अब आप यहाँ पे एक नई चीज सीख रहे हैं, ये हैश क्या होता है। डॉट के साथ हम क्लास डिफाइन करते हैं, और हैश के साथ हम आईडी डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, आईडी। अब आईडी क्या होती है और क्लास क्या होती है, देखिए बहुत जबरदस्त है। किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप क्लासेस जो है, क्लासेस यहां हमने नीचे यूज की होंगी क्लास, ठीक है, एक भी यूज कर सकते हैं और 2 क्लासेस को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। अभी लास्ट वाले कोड में हमने देखा था 2 क्लासेस को यूज कर रहे थे स्पेस देके इस तरह से। लेकिन आईडी जब आप यूज करेंगे तो वो एक ही एलिमेंट पर यूज हो सकेगा। क्लास को आप मल्टीपल एलिमेंट पर भी यूज कर सकेंगे, लेकिन आईडी को आप एक ही एलिमेंट पे यूज कर सकेंगे। एक पेज पर
दो सेम आईडी आप नहीं डिफाइन कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपने यहाँ पे इमेज के साथ आईडी का एट्रीब्यूट यूज किया है और उसको लोगो डिफाइन किया, अब यही एट्रीब्यूट आप कहीं और एलिमेंट के साथ यहाँ पर कहीं यूज नहीं कर सकते, कोई दूसरी आईडी बनाएंगे। आईडी फॉर स्पेसिफिक इंडिकेशन, मतलब आप किसी किसी एक ही चीज को इंडिकेट करना चाह रहे तो आईडी से करेंगे। और क्लास मतलब आप उस एक क्लास को डिफरेंट एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसने यहां पर यूज किया है क्लास इन्फो, तो इन्फो देखिए यहां भी यूज कर रहा है, इन्फो देखिए यहां भी यूज कर रहा है, इन्फो देखिए यहां भी यूज कर सकता है। मतलब क्लास को मल्टीपल एलिमेंट पे यूज कर सकते हैं, आईडी को सिर्फ एक पेज पर एक ही एलिमेंट पे इस्तेमाल करेंगे। अगर दूसरे एलिमेंट पे आप यूज करेंगे तो उसके लिए आपको अलग आईडी बनानी होगी। अब आईडी एचटीएमएल में तो ऐसे बताते हैं हम, ठीक है, और सीएसएस में कैसे बताते हैं आईडी? हैश के साथ, ठीक है। एचटीएमएल में क्लास कैसे बताते हैं? क्लास के साथ, क्लास के कीवर्ड के साथ। और सीएसएस में क्लास कैसे बताते हैं? डॉट के साथ। वेरी गुड, शाबाश, समझ में आ गई बात ये। तो लोगो की स्पेसिफिकेशन क्या रखी है कि भाई लोगो जो लगेगा उसकी मैक्स विड्थ ये होगी, क्या होगी? 10 REM, और ये हाइट और विड्थ बताई हुई है। और बैकग्राउंड कलर उसका ये होगा, एस्पेक्ट रेशो 35 डिवाइडेड बाय 4 होगा, और पेडिंग 0.4 REM होगी। अब ये पिक्सल, वीएम, आरईएम, ये सारे के सारे मेजरमेंट यूनिट है। जैसे फोटोशॉप में हम जब भी फाइल को न्यू लेते थे तो उसके अंदर इंचेस भी आता था, पिक्सल भी आता था, और वो क्या आता था, यूज नहीं करते ना हम लोग उसको, सेंटीमीटर्स भी आता था, मिलीमीटर्स भी आता था। बात तो सब एक ही है, जिसको जो समझ में आए। तो यहां पर भी ये मुख्तलिफ मेजरमेंट यूनिट है। अभी आपके सामने आते जा रहे हैं, इनको आप ऑब्जर्व करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता हम आपको समझाते भी चले जाएंगे आपको। तो इसने कहा 35:4 का रेशो होगा। अब जो भी लोगो लगाएंगे वो इस स्पेसिफिकेशन यानी कि इस ब्लॉक में फिक्स होगा, जो भी लोगो लगाएंगे उस पर ये अप्लाई होगी चीज, ठीक है। लोगो कहां लगाएंगे? इधर HTML में लगाएंगे, जाके किस जगह पे लगाएंगे? यहां पर सोर्स कोड के अंदर, ठीक है। तस्वीर लेंगे और तस्वीर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे जाके H1 अप्लाई करें। एस्पेक्ट रेशो, जैसे कि भाई लेफ्ट एंड टॉप एंड बॉटम को मैनेज करना, टॉप एंड विड्थ और हाइट को इक्वल मैनेज करके उसको आगे ऑपरेट करना, इस चीज को हम एस्पेक्ट रेशो में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है? H1 का। H1 हेडिंग 1, ठीक है। हेडिंग 1 को हम कैसे यूज करेंगे? H1 को हम क्या, यानी कि ये जो हमने जो भी H1, अब H1 को आपने डिफाइन कर दिया, इसका मतलब HTML में कोई भी H1 आप यूज करेंगे तो उसका कलर यही होगा, उसका फॉन्ट साइज ये होगा, और उसका टेक्स्ट अलाइन कहाँ होगा? सेंटर में होगा। अब जहां भी H1 यूज करेंगे, अभी हमने H1 में यूज किया है तो ये देखिए इसके ऊपर ऐसा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेविगेशन, नेविगेशन की विड्थ कितनी बताई हमने? 50% नेविगेशन की, यानी कि हमारा जो एसाइड है वो पूरी जगह लेगा, और ये उसका कितना लेगा? 50% लेगा। मतलब ये यानी कि यहाँ पे ये इतना हिस्सा होगा 50% इसका सेंटर में, ठीक है ना, नेविगेशन का जो ब्लॉक बना होगा। अब देखो थोड़ा सा कलर को अलग करके बता देंगे, इसका कलर नहीं दिया हुआ इसलिए आपको पता नहीं चल रहा। अब मैं यहाँ पे नेविगेशन का बैकग्राउंड कलर बताता हूँ तो आपको अभी समझ में आ जाएगा सर नेविगेशन का कलर क्या है। ये सेव कर दिया मैंने इसके अंदर, तो ये देखिए नेविगेशन का कलर जो है वो ये नेविगेशन है, ये आपका नेविगेशन। अब ये साइड में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जस्टिफाई कंटेंट इसको 3 हिस्सों में इक्वल डिवाइड कर रहा है, तो इसको राइट साइड पे भेज दिया क्योंकि आखिर में। तो ये भी कलर नहीं था, तो कलर ट्रांसपेरेंट था, तो वो पीछे हेडर का कलर ले रहा है। तो देखिए इस तरह से ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या रखा है? इसकी विड्थ कितनी रखी है? 50%। मैक्स विड्थ कितनी रखी है? 300 पिक्सल। और हाइट कितनी रखी है? 50%, 50 पिक्सल, जो कि हमारे हेडर की हाइट है। सही है, समझ में आ गई बात की। अब यहां पर आने के बाद नेविगेशन के अंदर जो यूएल बने हुए हैं, मतलब नेविगेशन के अंदर ये ग्रेटर देन देके यूएल दिया है, इसने आगे बताया है। और यहाँ पे क्या कह रहा है? डिस्प्ले क्या बताया इसके अंदर? अब यूएल को इसने फिर से मेन कंटेनर बना दिया। देखिए यूएल के अंदर क्या है? सारे लिस्ट आइटम्स है। अब लिस्ट आइटम को भी लेफ्ट राइट सेंटर प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए अलग से टैग लगाना पड़ता, तो इसने लिखा नेव के अंदर जो यूएल है। अच्छा, अब इस तरह से जो हमने कोड, हाँ ठीक है, तो अभी इसको ले आएगा हम यहाँ पे समझ लेना है कि अगर आपको ये कोड कभी भी कोई ऐसा डिस्टर्ब करे तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लेन इन इजी वर्ड्स, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये हमें समझा देगा इसके अंदर क्या कह रहा है। द प्रेजेंट नेविगेशन सेक्शन ऑफ द वेब पेज, थिंक ऑफ इट्स एन कंटेनर स्पेशली होल्डिंग लिंक्स दैट हेल्प पीपल मूव अराउंड द लिंक, ठीक है, लिंक्स अबाउट अस पेज वगैरह। ओके, उसका क्या कह रहा है? यूएल, यूएल कह रहा है अनऑर्डर लिस्ट, ये तो हमें पता है दोनों चीजें। तो ये क्या कर रहा था? चाइल्ड कम्युनेटर, दिस इज द की पार्ट, इट मींस इट इज अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ, इट इज अ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ किसका? नेव।
तो कह रहा है व्हाट नेव selects this combinator select nav selects only the ul unordered list element that are immediately inside nav. मतलब कहने का यहां पे ये हो रहा है कि भाई हो सकता है वेब पेज पे हमें कहीं और भी यूएल यूज करने की जरूरत पड़ जाए, कहीं और भी। ये देखिए यहां पे यूज कर रहे हैं ना लिस्ट आइटम, तो लिस्ट आइटम जब यूज कर रहे हैं तो यूएल भी यूज किया होगा कहीं ना कहीं, है ना। अगर हम डायरेक्टली यू लिख देंगे यूएल, तो जितने भी यूएल होंगे वेब पेज पे सब पर ये वाला स्पेसिफिकेशन अप्लाई हो जाएगी। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि नहीं, यूएल भले 4 यूज हो रहे हो नीचे और उसके साथ एलआई भी आ रहा होगा, लेकिन हम कह रहे हैं जो नेव के अंदर डायरेक्ट चाइल्ड है इसका, तो उसको लिखने का नया सीएसएस में तरीका है नेव ग्रेटर देन यूएल। नेव के अंदर जो यूएल है उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। अब किसका फ्लेक्स होगा, नेव का होगा या यूएल का होगा, यूएल का होगा। जैसे ही फ्लेक्स होगा तो अंदर के आइटम इसके फ्री हो जाएंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस इवनली कर दिया, इवनली कर दिया, तो भाई यहां पे जाके जो ये हमारे नजर आ रहे थे ये सारे के सारे स्पेस इक्वल डिवाइड हो गया इनका। मतलब पहले इनके स्पेस को इक्वल किया, फिर अंदर वाले स्पेस को इक्वल किया, और उसके बाद क्या किया भाई, फ्लेक्स रैप कर दिया। रैप का मतलब ये सीधे हो जाएंगे, नो रैप करेंगे तो ऐसे कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। और अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, तो भाई वो ऊपर नीचे से भी सेंटर में आ गए। पैडिंग इन लाइन स्टार्ट कर दिया, इसको 0 पिक्सल पे पैडिंग खत्म कर दी। मार्जिन ब्लॉक भी इसका 0 कर दिया, यानी कि जो इनके ब्लॉक्स बन रहे हैं उनके अंदर के मार्जिन भी 0 कर दिए। और हाइट इनकी 100% कर दी। 100% तो की है, लेकिन इनके मेन कंटेनर के हिसाब से, इनका मेन कंटेनर है नेव, उसकी हाइट है 50%, तो उसके हिसाब से यूएल की हाइट भी 50% हो गई। इनलाइन स्टार्ट मतलब जो एक साथ इनकी पैडिंग है आसपास की, ये देखो ना बिल्कुल 0 हुई हुई है, कोई इसके अंदर स्पेस नहीं है, टेक्स्ट के अंदर, बॉक्स के अंदर, ठीक है। फिर कह रहा है नेव के अंदर यूएल जो उसका चाइल्ड है, और यूएल का चाइल्ड एलआई है, एलआई को डिफाइन किया इसने। तो यहाँ पे आपने सीखा कि किस तरह से स्पेसिफिक एलिमेंट्स को डिफाइन किया जाता है बाय द ग्रेटर देन। तो उसका कलर इसने क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया, और उसके अंदर मार्जिन को क्या कर दिया, 0.02 आरईएम मार्जिन का थोड़ा सा रख दिया। पैडिंग इनकी 0.1 आरईएम कर दी है, और डिस्प्ले इनको ब्लॉक कर दिया, यानी कि इनके पूरे इस तरह के ब्लॉक्स बना दिए इनके सराउंडिंग्स के अंदर, जिसके अंदर अभी हम ये क्लिक करने पे नजर आ रहा है। अगर वो ब्लॉक बनाता यूएल के ऊपर, यानी कि डायरेक्टली यूएल पे, तो ये पूरा ब्लॉक बन जाता है इस तरीके से, लेकिन इसने इसके एलआई के अंदर ब्लॉक बनाया। तो इस तरह से हमारा ये यूएल एलआई आ गया। अब उसके ऊपर ये जो हम माउस लेके जा रहे हैं, व्हाइट हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, व्हाइट हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, इसको कहते हैं हॉवरिंग। तो इसलिए नेव के अंदर जो डायरेक्ट यूएल है, यूएल के अंदर जितने एलआईज है उनको हॉवर एक्शन में क्या होगा, बैकग्राउंड उनका व्हाइट हो जाए, फॉन्ट उनका ये ब्लैक हो जाए, और कर्सर इसके ऊपर पॉइंटर बना हुआ आ जाए। ये कर्सर हमारा एरो है, ये गया पॉइंटर बन गया, एरो पॉइंटर हो गया रहा है। जब इसके ऊपर जाता है तो जो बैकग्राउंड का कलर है वो फॉन्ट का कलर हो जाता है, जो फॉन्ट का कलर है वो बैकग्राउंड का कलर हो जाता है। उसके बाद कह रहा है, अब ये जर्नल के लिए कह रहा है, ठीक है ना। अब ये जर्नल नीचे वालों के लिए कह रहा होगा कि एलआई के अंदर जो एंकर्स हैं उनका कलर इनहेरिट हो जाए। अब ये अनहेरिट क्यों कर रहा है, देखो ये भी लिख सकता था। देखो यहाँ पे आप समझना एक बड़ी बात समझा रहा हूं। देखो ये कह रहा है लिस्ट आइटम के अंदर जो एंकर्स है, यानी कि जो एंकर्स का टैग है, उनका कलर इनहेरिट हो जाए। इनहेरिट क्या मतलब, C++ को याद करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास। तो इनहेरिट कहां से होता है डेटा, पेरेंट से। तो भाई ये बताओ कि लिस्ट आइटम का जो एंकर है, एंकर का जो पेरेंट है वो लिस्ट आइटम हो गया, लिस्ट आइटम का एंकर हो गया कौन सा, यूएल। यूएल के अंदर क्या कलर बताया गया है फॉन्ट्स का, ब्लैक ब्लू या डार्क ब्लू है। तो जब हम लिखेंगे कि कलर इनहेरिट हो जाए, इसका मतलब हम कह रहे हैं ये वाला कलर यहां पर अप्लाई हो जाए एंकर्स के ऊपर। और यहां कह रहे हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए, इसका मतलब उसके नीचे से अंडरलाइन खत्म हो जाए, ठीक है। कलर नहीं आएगा ना, फिर ये देखो भी इसको डिसेबल कर देते हैं। नहीं तो अब दूसरा तरीका भी है, फिर यही वाली प्रॉपर्टी कॉपी करके यहां पेस्ट कर दें, ये भी हो सकता है। लेकिन याद रखने के बजाय हमें वही कलर लेना है तो इनहेरिट कर दें। थोड़ा प्रोग्रामिंग के अंदर ब्यूटी, थोड़ा मुश्किल कोड को समझने का तरीका है ये, ठीक है। तो इस तरह कर दिया। अब टेक्स्ट डेकोरेशन को अगर हम डिसेबल कर देंगे तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी बनी हुई। इस अंडरलाइन को खत्म करने के लिए लिंक्स के अंदर से टेक्स्ट डेकोरेशन लगाते हैं। ये बन गया आपका ऊपर वाला हिस्सा। इसमें लोगो आप अपनी मर्जी का लगाएंगे, छोड़ रहा हूं मैं इसके अंदर।